because I have an anecdote to share with you once I finish introducing her, because I don't want to miss out. I will read from a paper because I don't want to miss out on any of her feats, I would say. She's managed to do so much in the field of arts that one should not miss out on it while introducing her. So Manjari Sinha ji is an acclaimed classical music and dance critic, recognized both for her depth and understanding of the Indian classical arts as well as her effortless command over languages. She has an MA in Sanskrit from Allahabad University, MA in music from University of Jain, Sangeet Prabhakar in Hindustani vocal, tabla, sitar and Kathak dance from Prayag Sangeet Samiti. Wow. And further training in sitar under Guru Pandit Arvind Parikh in the lineage of Ustad Vilayat Khan. She has authored a book on Ustad Garibullah Mani Kasa. So that is Manjari ji for you, who's going to be sharing some of her memories from her stint in Lucknow. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ महिंद्रा सनत कथा लखनऊ फेस्टिवल और उसके सारे बेहद करीबी जुड़े हुए लोग जो कि इस मरकज़ को संभाले हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूर्वा के for such a warm introduction of myself. इस समय लग रहा है हम सब एक छोटी सी जमात में जो बैठ करके लखनऊ की गुज़िश्ता यादों को दोहराने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सबसे पहले तो अपनी रक़्स व मौसीकी की पुरानी रवायत के ऊपर जो मैंने पर्चा पढ़ा लिखा है उस पे आने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमसे पहले सपा जी ने तवायफ़ों के से जुड़ी हुई जो जेंडर प्रेजुडिसेस हैं उनके बारे में बात की है और पूर्वा ने बताया है कि किस तरह से वो शान से अपने माँ को कबूल करती है उस कम्युनिटी से आए हुए। पर उससे एक जनरेशन पहले पूर्वा के जो पिता हैं नरेश सक्सेना, वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़े नाम हैं। तो जिस समय वो मोहब्बत का ज़माना था और उन्होंने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं, तो पूर्वा की माँ ने कहा कि चोरी छुपे नहीं चलेगा, आप बारात लेके आइए। और हिंदी साहित्य जगत के सारे धन्य नाम उस बारात में शरीक थे, जो कि जाकर के पूरी इज्जत आबरू के साथ विजय नरेश को उनके घर में ले आई थी। तो एक छोटा सा वाक़या था बिफोर इसके कि मैं जानूँ कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कि गुण की कदर करते हैं। काजल की कोठरी में कैसों को सायान हो जाए, एक लीफ काजल की लागी है सो लागी है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो काजल की कोठरी से भी बाकायदा बचा करके हीरे को निकाल करके बाहर ले आते हैं। तो मेरे पर्चे का मौजू है लखनऊ यादों के झरोखे से। ये लखनऊ अवध की संस्कृति की बात है और बात मैं अवध से शुरू करती हूँ। शहर लखनऊ यानी अवध की अपनी एक संस्कृति है, अपनी गंगा जमुनी तहजीब है, अपने रस्म रिवाज हैं, अपनी कला है, अपना संगीत और नृत्य है और सबसे बढ़कर उसका एक गौरवशाली इतिहास है। अवध अयोध्या शब्द का अपभ्रंश है। अयोध्या जो पुराणों में मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में 7 नगरियाँ थीं जो कि मोक्ष दिलाने वाली कही गई हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन, उज्जैन नगरी, उज्जैनी, पुरी, द्वारावती मतलब द्वारका, ये 7 नगरियाँ हैं जो कि मोक्षदायिनी कही गई हैं। तो अयोध्या वह जिसे जीता न जा सके। वेंसाम की यात्रा संस्मरण के अनुसार इसका प्राचीन नाम कोसल था। यह कोशल प्रदेश कालिदास ने रघुवंश में से उत्तर कोशल कहा, जिसके मध्य से आर्य गंगा यानी गोमती आज भी प्रवहमान है। 1847 और 48 में प्रेसिडेंट साहब मेजर बर्ड जो थे लखनऊ में, उन्होंने अपनी पुस्तक अवध की लूट में
वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए अवध की महत्ता सिद्ध की। उन्होंने कहा, वाल्मीकि के अनुसार यहाँ की भूमि हरी भरी, वन उपवनों, फल फूलों से संपन्न रही है। इसकी सारी की सारी धरती खेती के लायक है। मध्यकाल में अवध साहित्यिक और सांगीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। 13वीं सदी के अंतिम दौर में अमीर खुसरो ने, आपने और बातें तो सुनी होंगी उनके बारे में, लेकिन ये लखनऊ है जहाँ रह करके, अयोध्या में रह करके उन्होंने अपना फारसी हिंदी शब्दकोश रचा। शेरशाह सूरी के राज्यकाल यानी 7वीं सदी के मध्य मलिक मोहम्मद जायसी हुए, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा, जो कि हिंदी काव्य की निर्गुणी शाखा में भी जो प्रेम आश्रयी शाखा है उसके बहुत जाने माने और बहुत प्रतिष्ठित कवि थे। अवधि को प्रतिष्ठा दिलाने में मुस्लिम सूफी कवियों का भी बहुत योगदान है। तुलसी के रामचरितमानस में तो अवध का जगह जगह उल्लेख मिलता है। अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। अवधि का लोक साहित्य भारत का सर्वश्रेष्ठ लोक साहित्य, आल्हा से लेकर के बिरहा, सोहर, बात चूंकि हमारे यहाँ रासों मौसीकी का अनुमान है, इस बार के फेस्टिवल काल के हम म्यूजिक डांस पे आते हैं, तो आल्हा से लेकर के बिरहा, सोहर, ब्याह, कजरी, चैती, भाग, खेमटा, नकटा, नौटंकियों से लेकर फिल्मी गीतों में भी अवधि का भरपूर उपयोग हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बंदिशें और ठुमरी दादरा में अवधि छाई हुई है। कव्वाली, मरसियों, नौकों में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। 18वीं सदी के मध्य दिल्ली दरबार से नियुक्त अवध के पहले सूबेदार सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने 732 में अवध का शासन संभाला था। अपनी हुकूमत के दौरान वे अयोध्या और लखनऊ दोनों ही जगहों पर रहे। उन्होंने लखनऊ के शेखों का दमन करके नवाबी की स्थापना की थी। उनके भतीजे और दामाद सफदरजंग उत्तराधिकारी बने, जिनको नवाब वजीर की उपाधि से विभूषित किया गया। नवाब सफदरजंग के बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद नगर का विकास किया। शुजाउद्दौला के पुत्र आसफउद्दौला ने फैजाबाद को छोड़कर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। महलों, बागों के शहर लखनऊ के उत्थान और प्रगति का एक सुनहरा दौर था। विश्व प्रसिद्ध इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और रूमी दरवाजा उनका ही निर्माण है। ये दिल्ली की तबाही और लखनऊ की तरक्की का जमाना था। बड़े बड़े गुणवंत, कलावंत, जौहरी, कारीगर, शायर, विद्वान दिल्ली छोड़कर लखनऊ आन बसे, जैसे मीर सौदा और इंशा वगैरह। लखनऊ में साहित्य, संगीत और कला का जो विकास इस युग में शुरू हुआ वो आगे बढ़ता ही गया। इस समय शहर की सभ्यता और संस्कृति अपने शबाब पर थी। इसके बाद वजीर अली और सआदत खान ने तख्त संभाला और फिर गाजीउद्दीन हैदर ने अपनी बादशाह का ऐलान कर दिया। प्रथम ताजदार अवध के नाम से जाने गए। इसके बाद नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली, अहमद अली शाह और उसके बाद आखिरी नवाब वाजिद अली शाह सिंहासन पर विराजमान हुए। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह जानेन आलम के नाम से मशहूर हुए। विद्या प्रेमी नवाब वाजिद अली शाह शायरों, विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक थे। It was a great pattern of music and literary treasure। उनके समय में अनेक विद्या कलाओं की उन्नति हुई। वह अरबी और फारसी के विद्वान थे, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी। नाट्य कला में उनकी विशेष रुचि थी। रासलीला के आधार पर उन्होंने रहस्य यानी म्यूजिकल्स जिसे कहते हैं ना, संगीत नाटक जैसे आज भी महाराष्ट्र में है, तो संगीत नाटकों की पहली परंपरा उन्होंने शुरू की थी, जिसमें रहस्य यानी रासलीला, जिसमें वह खुद कृष्ण का किरदार निभाते हैं। अख्तर के तखल्लुस से उन्होंने उस उपनाम से उन्होंने बेतहाशा बहुत सारी ठुमरी दादरा की बंदिशें भी रची। लखनऊ से विदा होते समय उनका कहा शेर और उनकी ठुमरी आज भी हम सबके जहन में जड़ी हुई। शेर था, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। और ठुमरी थी, बाबुल मेरा नए पर छूटो बिचाए, जो भैरवी के लिए आज भी हर फनकार गाता है और उन्हें याद करता है। ये लखनऊ में ललित कलाओं के चारोत्कर्ष का युग था
और उस समय इस नगर की सभ्यता और संस्कृति अपने शबाब पर थी। नवाब वाजिद अली शाह के संगीत नृत्य के विकास में योगदान, कलाकारों को प्रश्रय, उनके प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर जुटाने और संगीत विषयक पुस्तकों के प्रकाशन आदि के बारे में महल खाने शाही नामक पुस्तक में आज भी हमें विवरण प्राप्त हैं। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित इस पुस्तक से यह बात साफ होती है कि वे मात्र विलासी व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर उनके बारे में मशहूर कर दिया गया है। विलासिता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संगीत, नृत्य और नाट्य का अनूठा विकास, और वो भी भारतीय परंपरा के अनुसार किया। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान किया। वाजिद अली शाह ने लखनऊ में एक संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। इसकी जानकारी देते हुए लिखते हैं, मैंने एक साधारण से मकान में संगीत शिक्षा केंद्र स्थापित किया है। मूल्यवान फर्श और पर्दों द्वारा इस संगीत केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। द्वार पर पहरेदारों को नियुक्त की गई और उन्हें एक हिदायत दी गई कि नजमुद्दीना पहरेदारों को यह हिदायत दी गई कि नजमुन्निसा बेगम अमन अमामन खूबसूरत नर्तकियों, गायक गायिकाओं आदि के अतिरिक्त वहाँ परिंदा भी पर न मार सके। वहाँ हर रोज 2-2, 3-3 पहर तक गुलाम रजा, खम्मन खां, छज्जू खां, साबिर अली आदि की संगत में संगीत की सरता प्रवाहित होती रहती। भोग विलास के शम्मा भी रोशन रहती। मैंने स्वयं इन अवसरों पर संगीत के नियमों का और संगीत के बारे में बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है। इस किताब से संगीतज्ञ कुतुब अली खां की भी जानकारी मिलती है, जो उस जमाने के जाने माने सितार वादक थे और वाजिद अली शाह के उस्ताद भी थे। उनसे उन्होंने सितार सीखा था। इस किताब में मरसिया गाने वाली 3 बहनों हैदरी बेगम, मोहम्मदी और नन्ही बेगम का भी उल्लेख मिलता है, जो नाचने और गाने के अलावा मरसिया खानी जैसी कलाओं में भी माहिर थी। वजीर नाम की एक मुजरा गायिका का भी इसमें जिक्र है। फर्रुखाबाद के एक रईस के यहाँ गाने वाली 2 सगी बहनों अमन और अमामन को नवाब ने अपनी बहन बना लिया था, वही जिनका जिक्र हुआ था कि इनके अलावा परिंदा भी न मार सके। तो हैदरी और दिलबर उन दिनों लखनऊ की मशहूर तवायफें थी। इस बहुमूल्य पुस्तक का अवध की संस्कृत के जाने माने विद्वान नवाब जनाब अमीर हसन ने हिंदी में तर्जुमा भी किया था। मेरे ख्याल से वो अब तक प्रकाशित हो चुकी होगी। तब से शायद अब तक यहाँ की सबसे बड़ी तारीफ यह रही है कि तहजीब का दामन बादशाहों और लहरदारों की तरह आम जनता के भी हाथ में था। शेर कहने की तमीज अगर बादशाह को थी तो उससे समझने की, उस पर दाद देने की तमीज आम आवाम को थी। जाने आलम के शासनकाल में साहित्य, संगीत और कला को पूरा राज्याश्रय प्राप्त था। इसी वजह से इस दौर में ठुमरी, कथक, मरसिया ख्वानी, दास्तान गोई और नाट्याभिनय का पूरा विकास हुआ। हम जब यादों के झरोखे से बात करते हैं तो यादों में सबसे पहली यादें हैं अब्दुल हलीम शरर की, जिन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी गुज़िश्ता लखनऊ। उसके पुराना लखनऊ करके उसका हिंदी तर्जुमा किया है। मैं आपको भी नाम बताती हूँ, बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। नूर नबी अब्बासी साहब ने उसका तर्जुमा किया है, जिसकी वजह से वो बहुत लोगों तक पहुँची है। तो मैं उसकी कुछ अंश, उनकी मतलब अब्दुल हलीम शरर की यादों को मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि नवाब शुजाउद्दौला की गुणग्राहिकता, हमने आपको बताया ना वाजिद अली शाह से पहले जो यहाँ नवाब हुए थे उनमें शुजाउद्दौला पहले थे, जिनको की संगीत, नृत्य, रक़्स और मौसीकी की तरफ रुझान था। तो नवाब शुजाउद्दौला की गुणग्राहिकता और उदारता के कारण सारे हिंदुस्तान के संगीतकार आकर अवध में जमा हो गए। यहाँ अयोध्या और बनारस के संगीत के पुराने स्कूल तो कायम थे ही, जौनपुर के शर्की बादशाहों की कब्रदानी, ये गुलाम हुसैन शर्की जो थे, उन्होंने ख्याल बहुत सारे रचे भी हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के लोग बहुत गाते हैं उन बंदिशों को। तो उन बादशाहों की कब्रदानी कुछ न कुछ यादगारें अभी भी बाकी थी। उनमें जब दिल्ली के माहिर गवैये यासीन खां के अधिकृत स्कूल संगीताचार्य भी आकर के मिल गए तो एक खास शान पैदा हो गई। संगीत का दरअसल एक नया दौर शुरू हो गया। नवाब सादत अली खां के ज़माने में संगीत पर कुछ ओस पड़ गई, लेकिन गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में इस कला का एक बहुत बड़ा आचार्य लखनऊ में मौजूद था, जिसका नाम था हैदरी।
इनसे जुड़ी बहुत सारी मशहूर किस्से हैं। इनको सिड़े हैदरी कहा गया क्योंकि वो अपने धुन में मगन रहा करते थे। तो एक किस्सा ये है कि एक रोज तीसरे पहर को गाजीउद्दीन हैदर अपने घोड़ों पर सवार दरिया के किनारे से निकले तो रोमी दरवाजे के नीचे लोगों ने देखा कि सिरे हैदरी खां चले जा रहे हैं। बादशाह ने अर्ज किया कि क़िबला आज़म हैदरी खां यही हैं। तो बादशाह ने उत्सुक थे, उन्होंने कहा कि अरे मियाँ हैदरी, कभी हमें भी अपना गाना सुनाओ। उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, पर हमें थोड़ी बालाई वगैरह खिला दीजिएगा। तो उनके लिए ख़ास तौर से उसका इंतज़ाम किया गया। अब लोग बादशाह के कहने पर हैदरी खां को दूसरे कमरे में ले गए। पूरियाँ बालाई खिलवाई गई, कक्का पिलवाया गया। अपने पाव भर पूरियाँ, 8 पाव बालाई और 1 पैसे की शक्कर मंगवा कर अपनी बीवी के लिए भी उन्होंने भिजवाई। और उसके बाद फिर जब गाना शुरू हुआ तब फिर हैदरी खां की महारत देख करके बादशाह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हैदरी खां, मांगो तुम क्या मांगते हो, बहुत अच्छा गाना गाया तुमने और इस तरह की कला तो हमने इस तरह सुनी ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो मांगोगे दीजिएगा। बादशाह ने कहा ज़रूर। तो उन्होंने कहा हुजूर, मैं ये मांगता हूँ कि मुझे फिर कभी गाना सुनने के लिए मत बुलवाइएगा। ये बड़े हैरत में पड़े, अरे क्यों? तो उन्होंने अर्ज़ किया, आपका क्या है, मुझे मरवा डालिएगा, फिर मुझसा हैदरी पैदा ना होगा, मुझसा हैदरी खां गाने वाला पैदा ना होगा, आपको तो बताइए दूसरा बादशाह आ जाएगा तख्त पर। और ये कह करके अपनी जान की पनाह लेकर के बाहर भाग खड़े। बहरहाल कहने का मतलब ये कि नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में भी हज़ारों गाने वाले अच्छे अच्छे हुआ करते थे। वाजिद अली शाह के शासनकाल में लखनऊ में संगीताचार्यों का बहुत बड़ा गिरोह जमा हो गया, लेकिन दरबार में रसूख रखने वाले ऐसे गवैये जिन्हें खिताब मिले हुए थे, संगीत कला में पारंगत नहीं थे। सिर्फ खुदाबुद्दौला जो कि रामपुर के रहने वाले थे, वो सितार के बारे में उनकी बात नाम था। अनीसुद्दौला, मुसाहबुद्दौला और रज़ीउद्दौला अगरचे गवैये थे, मगर ऐसे बाकमाल न थे। हाँ, शाही कृपा पात्र होने से उनका नाम हो गया था। जो लोग संगीत के आचार्य थे वे थे प्यारे खां, जाफर खां, हैदर खां और बासित खां। मैं ये अब्दुल हलीम शरर की गुज़िश्ता लखनऊ से उनकी गुज़िश्ता यादें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये सब लोग मियाँ कान सिंह के ख़ानदान से जुड़े हुए थे। वाजिद अली शाह के ज़माने में संगीत को बड़ा प्रश्रय मिला, लेकिन संगीत शास्त्र अपने प्रतिष्ठित स्थान से गिरकर छोटी मोटी चीज़ों पर आ गया था। लखनऊ में खबर किया कि ठुमरियों ने लिख कर जनता में फैलाई और संगीत की धारा को अवरुद्ध कर दिया। चुनांचे अधिकतर संगीत प्रेमी उच्च कोटि की राग रागिनियों को छोड़ करके कदर किया कि ठुमरियाँ पसंद करने लगे। संगीत के स्तर में अवनति मोहम्मद शाह रंगीले के समय से शुरू हो गई थी। अब सोचिए, ये वो ज़माना था जब ध्रुपद धमार को असली गाना समझा जाता था और ख्याल तक को निचले दर्जे का समझा जाता था। तो फिर ठुमरी दादरा को तो फिर निम्न कोटि का अगर इन्होंने कहा है तो उस ज़माने में यही रवायत रही होगी, लोगों का यही सोचना रहा होगा। वाजिद अली शाह के मुसाहिब गवैयों में अनीसुद्दौला और मुसाहिबुद्दौला ने प्यारे खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो बहुत बड़े संगीताचार्य थे। उसने इन दोनों शिष्यों को बताया और निश्चय बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन इसका क्या इलाज कि दरबार में ऐसे संगीत को कोई पूछता ही न था। कैसराबाद में जो रहस होता था उसमें वाजिद अली शाह खुद कन्हैया बनते और निम्न कोटि का संगीत होता, लेकिन इसमें शक नहीं कि लगाव न होने वाले कलाकारों को शाही दरबार में बड़ा आदर सम्मान मिला। यही वजह थी कि वाजिद अली शाह ने भी बासित खां से संगीत की शिक्षा ली और उसके वो पूरे मर्मज्ञ बने। संगीत को समझ करके, सराह करके उन्होंने संगीत को प्रश्रय दिया। ये बहुत बड़ी बात है। लखनऊ में संगीत को अपने ज़माने में उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। मटिया मुल्क में भी जो साजिंदे और गवैये वाजिद अली शाह के दरबार में नौकर थे, उन सबको मैंने खुद देखा और सुना है। ये अब्दुल हलीम शरफ कहते हैं, अहमद खां, ताज खां, गुलाम हुसैन खां और उस समय के धुरंधर संगीतज्ञ माने जाते थे। दुल्ली खां, जिन्होंने कलकत्ता में अपनी धूम मचा रखी थी और अपने जादूगरे कंठ से हर छोटे बड़े को मोहित कर लिया था, लखनऊ में ही थे।
और लखनऊ की संगीत शाला में उन्होंने संगीत सीखा था। अभी याद है हमने संगीत शाला का जिक्र किया था जो कि वालिद अली शाह ने बनवाई थी। वहाँ अच्छी बड़ी शिक्षा दीक्षा होती थी और लोग सीख करके बाहर थे। इसके बाद उन्होंने तबले की रवायत की बात की, कौन कौन से उस्ताद तबले में हुए, और उसके बाद नृत्य की बात उन्होंने की है। तो नसीरुद्दीन हैदर के दौर में हिलाल जी, प्रकाश जी, दयालु जी मशहूर गाने नाचने वाले थे। ये आज लखनऊ घराने के जो पूर्वज थे उनकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग कालका बिंदादीन, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज तक आए हैं और अब उनके बेटे हैं जो कि लखनऊ घराने के से वंश से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस किताब में नवाब सादत अली खान और गाज़ी-उद-दीन हैदर के ज़माने के नाचने वालों की बात है कि मोहम्मद अली शाह के ज़माने में वाजिद अली शाह के शासनकाल तक प्रकाश जी के बेटों दुर्गा प्रसाद, ठाकुर प्रसाद के नाच की ख्याति रही। दुर्गा प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि नाच में वाजिद अली शाह के दो उस्ताद थे। उन सभी लोगों ने मान लिया कि सारे हिंदुस्तान में नाचने वाला इन दोनों से बढ़कर फिर कोई नहीं, कालका बिंदादीन से। उनका गत पर नाचना, नाच के उस्तादों के उस्तादी तोड़े टुकड़े और असली सूरत में दिखाना, घुंघरू बजाने में आसाधिकार प्रकट करना कि घुंघरू चाहे जो चाहे वो घुंघरू बजाएं। उसके बाद हर शब्द और हर चीज़ को बताना, ऐसी चीज़ें जो बंदादीन ही पर ख़त्म हो गई और वह एक एक चीज़ को 100 अदाओं से, शैलियों, नज़ाकतों के चित्ताकर्षक संकेतों से बताते हैं। मैं अपने यादों के झरोखे से आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि शंभू महाराज जब हमारी अटरिया पे, तो अटरिया वो कैसे कैसे दिखाते थे कि अटरिया यहाँ है और हाथ की रेखाओं से लेकर के आँख में काजल की जो रेखा है और हृदय से लेकर के उस यात्रा तक की बात, इस जगह से उस जगह, मतलब लौकिक धरातल से अलौकिक धरातल तक जाने की बात को उन्होंने ठुमरियों से जोड़ा कि एक मंडेन को एक हायर सबलाइन बताने की। पुरुष नर्तकों का दूसरा गिरोह भांडों का है जो कि लखनऊ से में कश्मीर की तरफ से आया, जहाँ की मुजरे की शान यह थी कि एक तरुण और सुंदर लड़का जिसके बाल स्त्रियों की तरह लंबे होते उसके साथ लय में डूबा होता है। तो बहरहाल वो जो भाड़ थे वो नक्काली डी किया करते, तो धीरे धीरे करके यहाँ का जो संगीत नृत्य का स्तर था वो आगे बढ़ा। तो ये जो अब्दुल हलीम खां की किताब से हमने आपसे यादें शेयर की हैं, उसके बाद मैं अपनी यादों पर आती हूँ। मुझे याद आता है एक ज़माने में यहाँ सरकारी तौर पर भी एक लखनऊ महोत्सव हुआ करता था, लक्ष्मणपुरी का, यानी लखनऊ महोत्सव, और उसकी महलखाने शाही में आज भी उपलब्ध है, नवाब द्वारा रचित। अरे ये नहीं, इस हम लखनऊ महोत्सव की जो बात कर रहे हैं जो कि सरकारी तौर पे हुआ करता था, ये 75 के ज़माने की बात है, 80 के ज़माने तक चला वो। तो स्मारिका का नाम था उर्मिला, जिसका उल्लेख शिव सिंह सरोज ने अपनी कविता लखनपुरी में इन पंक्तियों में किया है। रामचंद्र की प्रतिमा गढ़ई लेकर गीली माटी, रामानुज ने मूर्ति कला की आदि कला उद्घाटी। यहाँ पे स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड डांस, लिटरेचर, सारी ललित कलाओं का विकास हुआ। तो उसकी शुरुआत कहाँ से वो बताते हैं कि राम के अनुज लक्ष्मण ने गीली मिट्टी से लेकर के राम की प्रतिमा बनाई, रामानुज ने मूर्ति कला की आदि कला उद्घाटी और उर्मिला का उर्पट पर जूठा चित्र उतारा, नृत्य और संगीत कला को उससे मिला सहारा। तो रामचंद्र की तो मिट्टी से प्रतिमा उन्होंने बना ली, मूर्ति कला हुई, और उर्मिला की जो याद थी उसकी जो प्रतिमा थी अपने हृदय पटल पर उन्होंने बनाई, तो भावों से बनाई। संगीत और नृत्य की कला की जो कि रस और भावों की हम बात करते हैं, तो उन कलाओं के उद्भव की बात थी, इसलिए उर्मिला नाम से भी लखनऊ को जोड़ा जाता है। बहरहाल बात अगर अवध संस्कृति बनाम लखनवी तहजीब की करें तो अवध संस्कृति सामाजिक सहिष्णुता और आपसी मेल मिलाप की भावभूमि लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब का आधार है। यहाँ मुस्लिम गायक वादक जन्माष्टमी और होली के जलसों में गाते बजाते मिलेंगे, तो हिंदू शायर और अदीब मजलिसों में जाकर मरसिए पढ़ते और सलाम कहते दिखाई देंगे।
कौमी यकजहती की सौगात लखनऊ की ही देन है। पहले आप जो कि आज लखनवी संस्कृति की पहचान है, दरअसल वह अपने महत्व को कम करके और अपने मतलब को दूर रख करके दूसरे की ज़्यादा परवाह और खातिर करने का जज्बा है। ये शिष्टाचार उसी का प्रतिबिंब है जो परंपरागत ढंग से चला आ रहा है। लखनऊ अवध का केंद्र बिंदु रहा और नफासत यहाँ की वह विशेषता है जो हर कला, हर शिल्प में देखी जा सकती है। वास्तुकला से लेकर के साहित्य और संगीत से लेकर के नृत्य में, बातचीत के तौर तरीकों में, लिबास और खान पान में, संगीत और नृत्य में वही नफासत है जो हस्तकला की कारीगरी में, हम सनअता की बात करते हैं तो हस्तकला की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी कारीगरी में लखनऊ में चिकन का काम, बूटे और जरदोजी के काम से लेकर के इत्र, तेल, तंबाकू, हाथीनाथ और कुंदन के काम इसकी मिसालें हैं। भारतीय संगीत और नृत्य के सिलसिले में अवध की अपनी अलग पहचान है। अब आते हैं अवध की रक्स और मौसीकी पर। यहाँ पूरब अंग की कसक और पछाड़ की तड़प कैसे गले मिलती है, इसकी झलक बेगम अख्तर की गायकी में बखूबी मिलती है, इसके बारे में अभी आपने सवाजी से सुना। ठुमरी दादा और गजल गायकी यहाँ का पुराना सिलसिला रहा है। कथक की परवरिश भी यहाँ एक ज़माने में होती आ रही है। अयोध्या के मंदिरों से लेकर के अवध के दरबार तक इसकी धूम रही। चौक के कोठों पर एक ज़माने में उसका डेरा होता था, तो आज वह रंगमंच की शोभा बन करके सारी दुनिया में मकबूल हो रहा है। कालका बंदादी महाराज, ठाकुर प्रसाद, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज और बिरजू महाराज सब में अवध की खुशबू का हम जायजा ले सकते हैं। बड़े बड़े उस्तादों ने अवध के परचम लहराए। फिल्मों में शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों में लखनऊ के नवाबों की अदाकारी की बेजोड़ बेमिसाल है। तो जुनून में गदर के समय की डगमगाती नवाबी को पेश किया गया है। फिल्मी संगीत में लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया, तो नौशाद, तलत महमूद से लेकर के आज के अनूप जलोटा और कैलाश खेर तक का ताल्लुक लखनऊ की जमीन से रहा है। याद आता है मुंबई के एलसीपीए में आयोजित, वहाँ एलसीपीए में पिछले 30 सालों से लगातार हर साल एक सेमिनार आयोजित होता है अलग अलग विषयों को लेकर के। तो ये 1919 की बात है, शायद 2019 की बात है, कि ठुमरी एंड अलाइड फॉर्म्स पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। तो उसमें सेमिनार में अपने वक्तव्य की शुरुआत की बिरजू महाराज ने हम सब लखनऊ वासियों के पसंदीदा शेर से की थी, लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की, हमसे छुड़ाए लखनऊ। और फिर उन्होंने अपने बचपन के लखनऊ से जुड़े किस्से सुनाए थे। जब एक टांगे वाले को इन्होंने एक ठुमरी गुनगुनाते सुनकर पूछा था, चाचा क्या गा रहे हो, तो उसने कहा था तुम नहीं जानते, ये बिंदादीन महाराज की ठुमरी है। जब इन्होंने बताया कि मैं उनका पोता हूँ और अर्ज किया कि ये ठुमरी हमें भी सिखा दो, तो उसने इन्हें चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया और ठुमरी भी सिखाई। नुक्कड़ के पान वाले, हैट बनाने वाले, संगीत के शौकीनों तक के उन्होंने किस्से सुनाए थे। और उन्होंने इसका भी जिक्र किया था कि पान वाला भी कहता कि आज भर के सौदे सुलभ की कमाई तो हो गई, अब चलकर तुम्हारे यहाँ ठुमरी दादरा सुनेंगे, गदभाव का मजा लेंगे। तो लखनऊ का ये आलम था, क्या कदरदानी थी संगीत और नृत्य की, और वो आज भी है। लखनऊ घराने का कथक हो, तबला हो या लखनऊ अंग की ठुमरी, इन सभी की अपनी नज़ाकत और नफासत है। गज़ल की भी यहाँ अपनी रवायत रही है। सूफियाना कव्वाली दरगाहों से चल करके महलों तक मकबूल हुई। और यहाँ के बाजों की अगर बात करें तो ढोल, ताशा, रोशन चौकी, नौबत से लेकर बिगुल और तुरही जैसे साज यहाँ सितार, इसरार, तबले और पखावज के साथ साथ खले खुले। होता यह है कि जब क्लासिकी मौसीकी की तरफ लोग बढ़ जाते हैं तो लोक वाद्य होते हैं वो बिसर जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों रवायतें साथ साथ चली। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत नृत्य के अलावा हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए भान हुआ करते थे। वो ऐसे नकलें उतारते, उनके जरिए ऐसे तंज कसते कि लोग हंस हंस कर लहालूट हो जाते हैं। आम घरों में छेदन मुंडन से लेकर के शादी ब्याह के मौकों पर मिरासिनों का गाना बजाना, जिसमें घर परिवार की औरतें भी शामिल हो जाती हैं और सभी मिल करके मजा लेते हैं।
मौसीकी और अदब, तहजीब व तमद्दुन यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में महसूस किए जा सकते थे। अभी हाल तक लखनऊ के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही पोटियों के खंभों पर इबारत लिखी मिलती, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बाहर निकलकर टांगे और रिक्शे वाले भी बड़े बेहद खुलूस से पेश आते। आप सबने वो किस्सा जरूर सुना होगा, लखनवी तहजीब से नावाकिफ एक साहब बाहर निकलकर टांगे वाले को मजदूरी तय करने चले, तो टांगे वाले ने कहा कि हुजूर जो मुनासिब समझ के दे लीजिएगा। और फिर जब उन्होंने मोह भाव करना शुरू किया, दूसरा पे उतर आए, तो टांगे वाले ने कहा, हुजूर आहिस्ते बोलिए, घोड़ा क्या सोचेगा। तो रक्स मौसीकी की रवायत कायम रखते हुए यहाँ आज़ादी से बहुत पहले सन 1926 में मैरिस म्यूजिक कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने राय महात्मा नाथ बली और ब्रजेश्वर बली के सहयोग से की थी, जो बाद में भातखंडे विद्यापीठ और डीम्ड यूनिवर्सिटी बना और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय है। हम आपको ये बताएं कि ये विष्णु द्वय, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे, इन दोनों लोगों ने संगीत में पहली बार घरानेदारी को चुनौती दे करके आम जनता के लिए स्कूल खोले और संगीत नृत्य सिखाने की व्यवस्था की। 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लाहौर में नगर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो बाद में बम्बई में बना और अब तो देश भर में उसका जाल बिछ चुका है। और विष्णु नारायण भातखंडे ने मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। एक बार विष्णु दिगंबर पलुस्कर से किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा स्कूल तो कायम कर लिया, पर कितने तानसेन तैयार किए। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, तानसेन तो खुद भी अपना कोई दूसरा तानसेन नहीं तैयार कर पाए, पर जहाँ तक हमारे विद्यालय के सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हजारों तानसेन तैयार कर दिए जो कि सही जगह पे दाद दे सकते हैं। तो हमारा जो संगीत है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ प्री कंपोज्ड म्यूजिक लाइक कि आप नाइट सिम्फनी सुनने जा रहे हैं या कोई ओपेरा देखने जा रहे हैं जो पहले से लिखा हुआ प्री कंपोज्ड है। यहाँ ताज़ा तरीन वही का वही उपजता है। आपकी दाद से जो गाने बजाने वाला है, नाचने वाला है, वो प्रोत्साहित होकर के नई से नई चीज़ें, इसीलिए उसको उपज कहा गया है। तो इम्प्रोवाइजेशन यहाँ कुछ पहले से निर्मित नहीं है। जो कलाकार परफॉर्म कर रहा है वही कंपोजर भी है, वही परफॉर्मर भी है, वही डायरेक्टर भी है, वही सब कुछ। आपकी दाद किस कोटि की है, आप कितना समझ के दाद दे रहे हैं, उस तरह का क्वालिटेटिव म्यूजिक आपको जो कहते हैं पसंद आएगा। अब आजकल बात चल पड़ी है कि चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में लोग नीचे उतरते जा रहे हैं। तो उस्ताद असद अली खां कहा करते थे कि आप ये मत समझिए कि लोग क्या चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों का हाथ पकड़ करके आप ऊपर उठाएं, उनकी समझ को विकसित करें, उनकी अच्छे संगीत को सुनने में रुचि बढ़ाएं। तो ये सब वाजिद अली शाह ने अपने ज़माने में वाकई में किया था। लोगों के सामने रहस इसी बरदरी में, जिसमें कि हम इतना बड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं, ये उनकी जीती जागती निशानी है। यहाँ पे उनके नाच गाने के प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें क्या आवाम भी देख सकता था, सराह सकता था। तो विष्णु नारायण भातखंडे का जो भातखंडे विश्वविद्यालय है वो अभी हमारे यहीं बगल में ही है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। और अपने ज़माने में वहाँ फयाज खां के शागिर्द रतन जयंकर जी उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, और भातखंडे विश्वविद्यालय से बहुत लोग निकले हैं उस ज़माने में। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अगर ग्वालियर घराने की बात करें तो के.जी. घंटे हैं और पंडित दिनकर कैकड़े हैं। इससे बहुत आजकल के जितने स्टारवर्ड्स हैं, बहुत सारे आगरा घराने की और ग्वालियर घराने की और अलग अलग घरानों के लोग यहाँ हैं। अभी जो ताज़ा तरीन यहाँ की वो होके गई हैं, श्रुति सदरकर, वो जयपुर अतरौली घराने की थी। तो यहाँ पे हर घराने का मेल मिलाप रहा है और अच्छे से अच्छे संगीत की तरबियत लोगों में पैदा की गई। पुराने उस्तादों में सितार नवाज, उस्ताद सखावत हुसैन खां, जिनको कि मैंने देखा है, उस्ताद इलियास खां, तबले के शहंशाह उस्ताद अहमद जान के रखवा, लखनऊ घराने के आफाक खां,
जिनके नूरे चश्म इल्मास भाई का आप लोगों ने कल तबला वादन सुना है और उनसे बातचीत भी इसी फेस्टिवल के दौरान हम लोग सुनने वाले हैं। बेगम अख्तर के बारे में, उनके ठुमरी दादे के बारे में अभी आपने सभा हुसैन से बातें सुनी, तो मैं बात दोहराना नहीं चाहती हूँ। तो लखनऊ अख्तरी भाई फैजाबादी और बेगम अख्तर ने ठुमरी दादे के पूरब अंग में लखनऊ की नज़ाकत और नफासत को भूल करके ऐसा इजाफा किया कि उनका नाम इन गान विधाओं, इन म्यूजिकल फॉर्म से अपरिहार्य रूप से जुड़ गया। यहाँ की मरसिया ख्वानी और सोज ख्वानी तो दूर दूर तक सराही गई। इसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ से अब्दुल हलीम शाकिर से बताते हैं कि लखनऊ, ये शरफ साहब अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता लखनऊ में संगीत के संदर्भ में सोज ख्वानी का उल्लेख भी करना ज़रूरी है। हालांकि हमें इसे नई धार्मिक कला को संगीत के नियमों के अनुसार कला में शामिल करना अनुचित है, लेकिन मुश्किल ये है कि सोज़ख्वानी एक विशेष प्रकार का संगीत भी है। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा करना हिंदुस्तान में खासकर शियाओं में शुरू हुआ, विशेषकर उस समय जबकि इसका अशरी ईरानी राष्ट्रीय धर्म बना और वहाँ के लोग आकर के हिंदुस्तान दरबार में संपर्क स्थापित करने लगे। फिर भी दिल्ली में चूंकि शाही खानदान का मजहबा सुन्नी था, इसलिए खास चीज़ें जिनका संबंध इन शियाओं की संस्कृति से था वो वहाँ विकसित ना हो सकी। इसलिए कलाओं का प्रश्रय लखनऊ में, इस कला का जो प्रश्रय था ये लखनऊ में खास तौर से हुआ। तहसील लफ्ज़ खानी बिना गाए पढ़ना, मर्सियों का गंभीर स्वर में और सहज भाव से इस तरह पढ़ना, बता बता कर सुनाना, जिस तरह शायर मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाता है और सोचना उसको पुरसोस गीत के साथ गाकर सुनाता है। असली और पुरानी मरसिया ख्वानी सोच ख्वानी ही थी, यानी मरसिए मजलिसों में हमेशा गानों के साथ सुनाए जाते और उनका रिवाज दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान के उन तमाम शहरों में था जिनमें शिया लोग आबाद थे। मद्रास और दक्खन तक में जोर शोर से इस किस्म की मरसिया ख्वानी होती थी। तो लखनऊ की बात वो कर रहे हैं कि मरसियों में शायरों के शेर पढ़ने के लहजे में अदा करना खास लखनऊ की इजाज़त है और उसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर वगैरह ने कमाल कर दिखाया। उनका जिक्र हम शायरी के सिलसिले में कर चुके हैं। इस किताब में अलग अलग चीज़ों पर बातें की गई हैं, शेर व शायरी के जब अदब व मौसीकी पर बात की गई है। यहाँ किसी तरह की बाजियाँ होती थी, बटेरबाजी और ये बाजी और वो बाजी, फिर पतंगबाजी, तो हर चीज़ के बारे में जिक्र करते हुए आपको आ रहे हैं। तो ये बताया कि इसके बारे में हम शायरी के सिलसिले में जिक्र कर चुके हैं। तो लखनऊ में सोचख्वां दूसरे कलाकारों की तरह नवाब शुजाउद्दौला के साथ या उनके शासनकाल में आए। फैजाबाद के इतिहास में लिखा है, शुजाउद्दौला की बीबी बहू बेगम साहिबा के महल में मजलिसें होती थीं और जवाहर अली खां ख्वाजा सरा जो उनकी जोड़ी और सारे इलाके के मुख्तार थे, मरसिया ख्वानों के मरसिए सुना करते थे। मगर उस वक्त यहाँ तक सोचख्वानी नहीं वही थी जो हर जगह आम थी। उसके बाद सिरे हैदरी खां का ज़माना आया तो उनका यह नियम था कि मुहर्रम में अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग धुनों में मरसिया ख्वानी किया करते थे। चूँकि वह बहुत बड़े और नामी गवैये थे और दरबार कदरदान था, इसलिए उन्हें इस कोशिश में खास कामयाबी हासिल हुई और पता लगा कि अगर तरक्की की जाए तो इस अलग तरह से और खास तरह से कह करके शान पैदा की जा सकती है। उसने अपने संगीत की दक्षता मरसिया ख्वानी में लगा करके अप्रतिम मकबूलियत हासिल की। तो यह मरसिया ख्वानी और सोजिया ख्वानी में मुझे अपनी याद शेयर करने का मन कर रहा है। अभी दिल्ली में नैना देवी बहुत कदरदान है और क्या कभी भी कोई पाकिस्तान से कलाकार आते तो बस उनका फ़ोन आता, मंत्री आ जा, बड़ी अच्छी महफिल जमा चली हुई है, वहाँ पे कोई भी कलाकार आते तो बुलाया करते हैं। तो एक बार उन्होंने मरसिया ख्वानी और सोज ख्वानी की महफिल, मुझे याद आता है दिल्ली में एक बार नैना देवी के घर पर एक पूरी शाम इसी विधा के पाकिस्तानी फनकारों ने सजाई थी। न कोई सारंगी न तबला, महज दो गायक सुर थामे रहे और मुख्य गायक के सोच की उदासी और सुरमैता में डूबे हम सभी सकते रहे।
उनके बाद उसी शाम दिल्ली घराने के खलीफा, अब तो मरहूम हैं, उस्ताद इकबाल अहमद खान ने भी अपने शागिर्दों की आवाज़ों को सुर लगाने को थामने के लिए इस्तेमाल किया और अलग अलग रागों में सोज और मसीहे गाए। वो सचमुच एक यादगार शाम थी। हमारी एक बेहद करीबी दोस्त और सहेली विजय नरेश ने खास लखनऊ की रवायत वाले कुछ पुराने सोज मेरी फरमाइश पर अपनी दिलकश आवाज़ में रिकॉर्ड करके दिए थे। विजय नरेश इस विधा की मुझे इस ज़माने की लखनऊ की शायद आखिरी फनकार थी। इतने सोज उनके पास थे और ऐसी सोज की आवाज़ में वो गाती थी, अलग अलग रागों में। अगर शाम को गा रही था मारवा की पेथोस, कलेजा चीर देने वाली जो मार्मिकता है उनकी उसमें झलकती थी। सुबह गा रही हैं तो काली लड़ा है भैरव, तो वक्त देख करके रागों को चुन करके उसमें उन्होंने मर्जिया गाया और इसका एक कैसेट तैयार करके मुझको दिया था। बेहद बेशकीमती तोहफा था। लेकिन बदकिस्मती देखिए, किसी ने वो मुझसे मांगे और बाद में लाख तकाज़ों के बाद उन्होंने बताया कि मुझसे वो कैसे ठीक हो गया। अब न विजय नरेश हैं, न मेरा कोशिश कीर्ति कैसेट खो देने वाली मुहतरमा, लेकिन मर्सिया और सोच कहने और पेश करने वाली अख्तरी नकवी साहब हमारे बीच हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। साल 2 साल पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सालाना जलसे IIC एक्सपीरियंस में अख्तरी नकवी साहब ने एक पूरी शाम इस विरल विधा के सुनने वालों को न केवल इस विरल विधा से परिचित कराया था, बल्कि अलग अलग रागों की रवायती धुनों में अपनी सोच भरी आवाज़ के जादू से लोगों को गहरे मुतासर किया था। अभी हमने सिरे हैदरी खां के उल्लेख के साथ हमने गुज़िश्ता लखनऊ में भी इस बात का जिक्र सुना है कि जो रवायती अंदाज उनकी वजह से रवायत बनी कि अलग अलग रागों में गाया जाने लगा। तो उस तरह के रवायती अंदाज में हमने खुद अपने अख्तरी अख्तर नकवी साहब को सुना है कि इस पूरे सनत पदा फेस्टिवल के दारोमदार। तो उन्होंने झंझोटी में, गारा में और शाहाना में और ऐसे ऐसे रागों में सुर गाए थे और सोस्मानी पे बातें की थी। और लखनऊ में मुझे लगता है कि भातखंडे विद्यापीठ तो है और वो विश्वविद्यालय हो गया और संस्कृति यानी तहजीब और तमद्दुन से जोड़ दिया गया है, पर ये पुरानी जो रवायत है वो बदस्तूर कायम रहे। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि यहाँ के रक़्स व मौसीकी की रवायत जो तवायफ़ों के ज़रिए हासिल हुई है, अब बहुत सारे लोग उन पे काम कर रहे हैं। रीता गांगुली ने एक रिसर्च की थी, आजकल मंजरी चतुर्वेदी तवायफ़ों को लेकर के कुछ कर रही है। अभी हमारी पूर्वा नरेश का आप बंदिश करके कल देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत पेशकश है। किस तरह से उनके दिल है और किस तरह के दिल को वो जा पहुँचे और पुरानी यादों में खो करके गुज़िश्ता यादें भी हम सब कलेजे से लगाए रखे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लखनऊ की रक़्स व मौसीकी की रवायत बची रहेगी और वक्त के साथ नए सिरे से परवान चढ़ेगी। देखिए, नया करने की तो आजकल फैशन चल पड़ा, रिवायत चल पड़ी है, पर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार कहा था कि परंपरा या रवायत या ट्रेडिशन वो चीज़ है, वो एक पुख्ता ज़मीन है, उस पर जब आप पैर जमा करके दूसरा पैर उठाते हैं तभी आप चल पड़ेंगे, वरना लड़खड़ा के गिर पाएंगे। तो आप तरक्की कीजिए, लेकिन अपनी रवायत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर आपका पाँव पक्का जमा रहना चाहिए। लखनऊ की ये रक़्स व मौसीकी की रवायत हमेशा कायम रहे, तरक्की करती रहे, ये हमारी दुआ है। आप सब ने इतने प्यार से मुझे सुना, मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया।